अच्छा जी, पहले हमने बात कर ली लीवोडोपा की, उसकी टॉक्सिसिटी, उसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स। अब हमने बात करनी है बाकी डोपामिन एगोनिस्ट, यानी कि बाकी ड्रग्स कौन कौन सी हैं जो यूज़ होती हैं। डोपामिन एगोनिस्ट ड्रग्स कौन कौन सी हैं, उनमें जी बुक के अंदर जो आपकी लिखी गई हैं वो कौन सी है? प्रेमिप्रेक्सोल, रोपिनिरोल, अपोमॉर्फिन, रोटिगोटीन और ब्रोमोक्रिप्टीन। ठीक हो गया जी। तो ये आपने याद रखनी है। इसी तरह रोपिनिरोल, प्रेमिप्रेक्सोल, एपोमॉर्फिन, रोटिगोटीन और ब्रोमोक्रिप्टीन। अब हम बात करते हैं प्रेमिप्रेक्सोल की। प्रेमिप्रेक्सोल में ये एक आपकी नॉन एर्गेट ड्रग है, ये आपने याद रखना है। एमसीक्यू पॉइंट है, कौन सी है? प्रेमिप्रेक्सोल नॉन एर्गेट है और किसके ऊपर एक्ट करती है? ये D3 डोपामिन 3 रिसेप्टर, D3 रिसेप्टर की एगोनिस्ट है। ये किसके अंदर? ठीक है, ये माइल्ड पार्किंसंस के अंदर यूज़ होती है, लेकिन लीवोडोपा के साथ भी। इसको 3 टाइम्स अ डे देते हैं। इसकी टॉक्सिसिटीज़ में क्या क्या है ये आपने याद रखनी। इसकी टॉक्सिसिटीज़ कौन कौन सी? एनोरेक्सिया, वॉमिटिंग, नोजिया, हाइपरटेंशन, कन्फ्यूजन, हेलुसिनेशन, यही है। अनकंट्रोल्ड टेंडेंसी टू फॉल अस्लीप। ठीक है, तो ये सारी इसकी टॉक्सिसिटीज़ हैं। इसकी टॉक्सिसिटीज़ के बाद ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किसमें है? ये इसका एक एमसीक्यू पॉइंट है। एक तो ये नॉन एर्गेट है, D3 के ऊपर लगती है, ये 2 पॉइंट आपने मेनली याद रखने। और तीसरा ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किसके अंदर रहता है? पीछे आपको पता है, एक तो साइकोटिक के अंदर, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के अंदर और मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इन पेशेंट्स के अंदर हम ये नहीं देंगे प्रेमिप्रेक्सोल। उसके बाद है जी एक आपका और एमसीक्यूज पॉइंट है, ये क्या है जी? न्यूरो प्रोटेक्टिव ड्रग है। क्या? न्यूरो प्रोटेक्टिव है, ये आपने याद रखना। ये एमसीक्यूज आता था कि जी कौन सी ड्रग न्यूरो प्रोटेक्टिव है, तो ये वो आपकी रोपिनिरोल है। ये न्यूरो प्रोटेक्टिव है। ठीक हो गया, क्योंकि ये स्कैवेंजर है, फार्म करती है, क्या फार्म करती है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। उसके बाद आपने बात करनी है जी प्रेमिप्रेक्सोल के बाद है रोपिनिरोल। रोपिनिरोल भी नॉन एर्गेट है। ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है कि रोपिनिरोल भी नॉन एर्गेट है। नॉन एर्गेट के बाद वो डोपामिन D3 के ऊपर एक्ट कर रही थी रिसेप्टर के ऊपर, ये डोपामिन 2 रिसेप्टर 2 के ऊपर एगोनिस्ट है। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने ये बात याद रखनी, ये भी 3 दफ़ा देते हैं और प्रोलॉन्ग फॉर 1 डे। उसके बाद आपने ये मेटाबोलाइज होती है जी, ये मेटाबॉलिज्म इसका होता है, कौन सा एंजाइम है? साइटोक्रोम P12A। ठीक हो गया, ये एंजाइम है साइटोक्रोम 1A2 एंजाइम है, ये इसको मेटाबोलाइज करता है बॉडी के अंदर। और इसकी जो होती है टॉक्सिसिटी, वो भी सेम टू सेम जो आपको ऊपर बता दी है वही है प्रेमिप्रेक्सोल वाली। और इसका काउंटर इंडिकेशन भी वही है, पेप्टिक अल्सर, साइकोटिक और मायोकार्डियल इन्फेक्शन, सेम टू सेम। आगे है एपोमार्फिन। एपोमार्फिन, अगर इसके लिए एमसीक्यूज आता है कि एपोमार्फिन क्या है? एपोमार्फिन क्या है जी? ये आपकी लाइफ सेविंग ड्रग इसको कहते हैं। इसको लाइफ सेविंग ड्रग क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर कोई पार्किंसंस का किसी को सीवियर अटैक हो रहा है पेशेंट को, तो हम ये इसका इंजेक्शन लगा सकते हैं। आप कह सकते हैं इसको इंट्रावीनसली या सबकुटेनियसली इसका इंजेक्शन हम एपोमार्फिन का उस पेशेंट को दे सकते हैं। ये भी नॉन एर्गेट है। ये डोपामिन D2 रिसेप्टर के ऊपर देते हैं, इसको एमरजेंसी सिचुएशन के अंदर देते हैं। इसका इंजेक्शन लगता है सबकुटेनियसली और ये ऑफ ए काइनेसिया के अंदर हम दे सकते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं लाइफ सेविंग ड्रग के। एमरजेंसी सिचुएशन के अंदर हम आप एपोमॉर्फिन का इंजेक्शन देते हैं सबकुटेनियसली। उसके बाद आप बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वही साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके, डिस्काइनेजिया, हाइपोटेंशन, ड्रोजीनेस और स्वेटिंग। आगे है रोटिगोटीन। इसको ट्रांसडर्मल पैच की फॉर्म के अंदर देते हैं। ठीक है, ये भी D2 है और ये नॉन एर्गेट है। पहली वाली तीन हमने पहले भी हमने बात की है कि ये भी नॉन एर्गेट है, लेकिन ये D3 के ऊपर है। ठीक है, उसके बाद हमने बात की प्रेमिप्रेक्सोल, ये भी नॉन एर्गेट है। एपोमॉर्फिन ये भी नॉन एर्गेट है, लेकिन वो D3 थी, ये D2 है, दोनों D2 रिसेप्टर एगोनिस्ट हैं। और इसके बाद ये जो है, अब आप बात करते हैं रोटिगोटीन की, ये भी नॉन एर्गेट है और ये भी D2 रिसेप्टर एगोनिस्ट है। ठीक हो गया जी। साइड इफ़ेक्ट इसके सिमिलर हैं लीवोडोपा की तरह के। आगे बात करते हैं ब्रोमोक्रिप्टीन की। ये आपने बात याद रखनी है, जब ब्रोमोक्रिप्टीन है ये नॉन एर्गेट नहीं है, ये एर्गेट है और ये D2 एगोनिस्ट है। ये सिर्फ वाहिद है जो एर्गेट है, बाकी नॉन एर्गेट पड़ी हैं। और फ़र्क क्या था है, बाकी सब की सब D2 के ऊपर है, सिवाय सबसे पहली वाली के प्रेमिप्रेक्सोल के, वो D3 के ऊपर है। और ये जो ब्रोमोक्रिप्टीन है ये है D2 के ऊपर, लेकिन ये एर्गेट फॉर्म के अंदर है। ठीक है, उसके बाद इसकी टॉक्सिसिटीज़ भी वो सेम टू सेम ही है, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, डिस्काइनेजिया, हाइपोटेंशन, हेलुसिनेशन। इसके बाकी नॉन एर्गेट थी, ये एर्गेट थी। तो इसके एर्गेट रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स पूछे जाते हैं कि इसके एर्गेट फॉर्म होने के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। इसके एर्गेट वाले जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ना, उनमें एरिथ्रोमाइल्जिया और पल्मोनरी इनफिल्ट्रेट दो आते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखने हैं, एरिथ्रोमाइल्जिया और पल्मोनरी इनफिल्ट्रेट।
ये बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ में पूछे जाते हैं, ब्रोमोक्रिप्टीन के एर्गेट रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स और पूछे जाते हैं। और इनके अंदर ड्रग्स का नाम भी पूछ सकते हैं। इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर कौन सी देते हैं, एपोमॉर्फिन देते हैं, ठीक है। लाइफ सेविंग ड्रग कौन सी है, वो भी एपोमॉर्फिन है। उसके बाद एर्गेट कौन सी है, नॉन एर्गेट कौन सी है। एर्गेट जो है वो आपकी एक ही है, ब्रोमोक्रिप्टीन बाकी नॉन एर्गेट है। D3 के ऊपर कौन सी लगती है, वो प्रामिप्रेक्सोल और बाकी सब D2 एगोनिस्ट हैं। अच्छा जी, आगे हम बात करते हैं मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स की। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज क्या है? मोनोअमाइन ऑक्सीडेज भी एक एंजाइम है, इसकी दो टाइप होती हैं, टाइप ए और टाइप बी। ब्रेन के अंदर टाइप बी होती है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। टाइप बी ये क्या करती है, ये वाला जो एंजाइम होता है ना, ये भी मेटाबोलाइज करता है डोपामीन को। ये भी ब्रेन के अंदर जनाब साहब मेटाबोलाइज कर देता है डोपामीन को, जिसकी वजह से डोपामीन ब्रेन के अंदर समझें कि कम होती रहती है। ठीक हो गया। तो हम कौन कौन सी मोनोअमाइन इनहिबिटर्स ड्रग्स कौन कौन सी हैं? सैलिजिलिन और रेजिजिलिन, ये दो ड्रग्स हैं। ठीक हो गया जी। अब पीछे हमने एक पढ़ी थी कि जो थी आपकी सबसे पहली वाली ड्रग कौन सी थी, प्रामिप्रेक्सोल। प्रामिप्रेक्सोल हमने पढ़ी थी, न्यूरोप्रोटेक्टिव है, ठीक है। तो और आपने एक दूसरी बात याद रखनी है, सैलिजिलिन, ये भी न्यूरोप्रोटेक्टिव है। सैलिजिलिन ड्रग भी न्यूरोप्रोटेक्टिव है, ये भी एमसीक्यू पॉइंट है आपका, ये आपने याद रखना है। ठीक हो गया। क्या करते हैं कि ब्रेन के अंदर क्या होता है कि डोपामिन कन्वर्ट होती है डोपा सी के अंदर, ठीक है। लेकिन और ये एंजाइम क्या कन्वर्ट होता है, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज बी होता है ना, ये डोपामिन को कन्वर्ट होता है डोपा सी के अंदर। लेकिन जब हम सैलिजिलिन या रेसिजिलिन ड्रग्स देते हैं तो वो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज टाइप बी जो ये एंजाइम है ना, इसको इनहिबिट कर देता है और डोपामिन अपनी असल हालत में समझे कि वो बरकरार रहती है। ठीक है। जो सैलिजिलिन है ना, इसकी हम बात करें तो ये आपने इंपॉर्टेंट बात है इसकी 2000 याद रखनी है। सैलिजिलिन जो इसकी मिनिमल एफिकेसी है बट आल्सो गिवन विद लीवोडोपा, इसको लीवोडोपा के साथ भी दे सकते हैं। रेसिजिलिन ये मोर पोटेंट है, ज़्यादा यूज़ हो सकती है और इसकी मोनोथेरापी और ये अकेली भी दे सकते हैं। सैलिजिलिन को साथ देना पड़ता है उसके। अच्छा जी, ये चीज़ें होगी। और एक ड्रग इधर बुक के अंदर लिखी हुई है, सफीनामाइड। सफीनामाइड ये भी मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ही है और इसकी एफिकेसी नहीं है, मतलब ना होने के बराबर इसकी एफिकेसी है, अब ये समझ सकते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमने बात करनी है टॉक्सिसिटीज़ की। अब टॉक्सिसिटीज़ की बात करें तो ये क्या करवाती हैं, इंसोम्निया, डिस्काइनेसिया, जीआईटी डिसऑर्डर्स और हाइपोटेंशन। अब इंट्रैक्शन ऑफ मोनोमाइन ऑक्सीडेज, ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ड्रग इंट्रैक्शन लिखे मोनोअमाइन ऑक्सीडेज की। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज की जो ड्रग इंट्रैक्शन है ना, वो क्या कि जो सैलिजिलिन और रेसाजिलिन है ना, इनको जो बाकी मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है ना, उनके साथ नहीं देते। एक चीज़, दूसरा पॉइंट ये है कि इनको यूज़ होते हैं उन पेशेंट के अंदर जो शुड बी यूज़ इन पेशेंट टेकिंग TCAs। ठीक हो, ये आप आगे पढ़ेंगे। TCAs ड्रग्स, SSRIs, ठीक हो गया। सिलेक्टिव ये ड्रग्स हैं, ये आप आगे पढ़ लेंगे चैप्टर के अंदर, तो आपको अगले वीडियो के अंदर वो वाला चैप्टर करवा दिया जाएगा। इन ड्रग्स के साथ नहीं देते हैं क्योंकि इसके साथ वो सेरोटोनिन का लेवल, फिर डोपामिन के अलावा सेरोटोनिन का लेवल इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, तो सेरोटोनिन के साइड इफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं बॉडी के अंदर अगर इन ड्रग्स को उनके साथ दे दिया जाए। ये साइकोटिक्स ड्रग्स होती हैं। उसके बाद है मोनोमाइन ऑक्सीडेज को लीवो डोपा के साथ भी रेयरली देते हैं, बहुत कम देते हैं, क्योंकि इसकी वजह से हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है। उसके बाद इनको अवॉइड करते हैं टायरामीन कंटेनिंग फूड के अंदर, यानी चीज़, रेड वाइन्स, उसके साथ नहीं देते। और इसको नहीं देते, शुड नॉट बी टेकन बाय पेशेंट हैविंग मेप्रीडीन और ट्रेमाडोल, ये दो ड्रग्स हैं। अगर पेशेंट को ये वाली ड्रग्स भी दो ले रहा है तो इसमें भी आप मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स जो होते हैं ना टाइप बी वाले, ये नहीं दे सकते हैं। आगे हम बात करते हैं COMT इनहिबिटर्स की। COMT क्या है? कैटाकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज इनहिबिटर। कैटाकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज इनहिबिटर्स, COMT इनहिबिटर्स। अब COMT क्या करता है कि पीछे आप ये डायग्राम देखें ना ज़रा, ये वाली ही आप ये देखें कि लीवोडोपा जब ब्रेन में आता है तो डोपामीन में कन्वर्ट होता है। पहले हमने बात की है कि मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर बी होता है जो क्या कन्वर्ट होता है, डोपा को कन्वर्ट होता है, डोपा सी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। इसको ब्लॉक करने के लिए हमने ड्रग दे दी सैलिजिलिन और रेजिजिलिन, ठीक है। अब कहते हैं कि डोपामीन दूसरा कन्वर्ट हो रहा होता है किसके अंदर, 3 मिथाइल टायरामीन के अंदर। ठीक हो गया। 3 मिथाइल टायरामीन के अंदर एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है, COMT। तो इसके लिए हमने इसको ब्लॉक करने के लिए ड्रग देनी होती है COMT इनहिबिटर्स। उन ड्रग्स का नाम है टोलकापॉन और एंटापॉन। कौन कौन सी हैं? टोलकापॉन और एंटापॉन।
के पॉन, ठीक हो गया जी। बोथ क्या करें, दोनों इनहिबिट करती हैं COMT की, लेकिन जो एंटा के पॉन होती है ना वो ब्रेन के अलावा पेरिफेरी के अंदर एक्ट करती है ज़्यादा, ठीक हो गया। ओनली एक्ट करती है किसके अंदर, पेरिफेरी के अंदर। इसके लिए हम ये तो नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो मेनली हम यही यूज़ करते हैं टोल का पॉन, ठीक है। इसके यूजेस क्या क्या हैं कि ये कहते हैं डिक्रीज फ्लक्चुएशंस, यानी जो कि साइन और सिम्टम्स आ रहे होते हैं पार्किंसंस के, ठीक है, उनको ट्रीट करती है। प्रोलॉन्ग करती है ऑन टाइम क्या था कि जिसके अंदर पार्किंसन के सिम्टम्स ट्रीटेड रहते हैं, पार्किंसन के सिम्टम्स नहीं आते हैं, उस टाइम को ज़्यादा देर रखती है, ठीक हो गया, कि पार्किंसंस वाले सिम्टम्स अपीयर ना हो, ठीक है। रिस्पांस को इम्प्रूव करती है। जो टोल्कापॉन होती है वो 3 दफ़ा देनी पड़ती है और एंडावॉन डे में 5 दफ़ा, ठीक है। इसकी टॉक्सिसिटीज़ कौन कौन सी हैं, वही जो सेम पीछे पढ़ते आ रहे हैं हम, डिस्काइनेजिया, GIT, अपसेट, हाइपोटेंशन, ठीक है, स्लीप डिस्टर्बेंस। अब इसके दो जो मेन टॉक्सिसिटीज़ पूछी जाती है ना, ऑरेंज डिसकलरेशन ऑफ यूरिन, और ये एक मेन इसका MCQ पॉइंट है कि ऑरेंज डिसकलरेशन ऑफ यूरिन किस ड्रग की वजह से होता है, ठीक है, आपने ये याद रखना है। और दूसरा है कॉम्प्टी इनहिबिटर्स की वजह से होता है, और दूसरा आपने याद रखना है हेपेटिक फेलियर कौन सी ड्रग करती है, टोल्कापोन। तो आपने ये दो MCQ पॉइंट इसके मेन हैं, ये आपने याद रखने हैं। टोल्कापोन और एंटाकबॉन क्या करती हैं, ऑरेंज डिसकलरेशन ऑफ यूरिन और हेपेटिक फेलियर, ये होगी। उसके बाद एक ड्रग है अमेंटाडीन। अमेंटाडीन क्या करती है जनाब साहब, अमेंटाडीन कराती है, इंक्रीज़ कराती है डोपामिनर्जिक न्यूरोट्रांसमिशन को, यानी सेंथिसिस जो होती है ना डोपामिन की, क्योंकि डोपामिन पार्किंसन के अंदर कम हुआ होता है, तो अमेंटाडीन क्या करती है कि समझ डोपामिन की सेंथिसिस को इंक्रीज़ करा देती है, और इसका जो दोबारा रीअपटेक होता है ना, न्यूरॉन दोबारा वापस ले लेती हैं, तो वो नहीं होने देती है, ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर इसको ज़्यादा देर रखती है, ठीक है। अमेंटाडीन, ठीक है। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है सिंपल सा, और ये क्या करती है, ब्रेडिकानेसिया जो होता है उसमें यूज़ होती है। एंटी वायरल इफेक्ट है इसका। रिजिडिटी ट्रेमर्स, इसका MCQ पॉइंट होता है कि कौन सी ड्रग जो है वो पार्किंसन में भी यूज़ होती है और एंटी वायरल इफेक्ट भी है उसका, तो ये आपका इसका एक MCQ पॉइंट है कि आपने याद रखना है कि जो अमेंटाडीन है ना, ये यूज़ होती है एज अ एंटी वायरल ड्रग भी, ठीक हो गया। उसके बाद इसकी टॉक्सिसिटी है वही रेस्टलेसनेस, इंसोम्निया, कन्फ्यूजन, हेलुसिनेशन, ठीक हो गया। उसके बाद लिवाइडो रेटिकुलरस, ये आपने पॉइंट याद रखना कि लिवाइडो रेटिकुलरस किसकी वजह से होता है, एक पॉइंट। और बाकी वही पेरिफेरल एडिमा, रिटेंशन, हाइपोटेंशन, ये सारे वही हैं। इसको कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ये ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेशन है किसके अंदर, बिनाइन प्रोस्थेटिक हाइपरप्लेजिया, इस वाले पेशेंट में भी हम अमेंटाडीन नहीं देते हैं। 3 बातें होगी। एक आपने याद रखना है कि ये इसकी क्या करता है कि डोपामिन की सिंथेसिस को इंक्रीज़ करवाता है, उसका रीअपटेक को कम करता है, एक पॉइंट। दूसरा ये कि ये क्या करवाता है कि एंटीवायरल इफेक्ट है इसका, 2 पॉइंट। तीसरा ये कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है किसके अंदर, बिनाइन प्रोस्थेटिक हाइपरप्लेजिया के अंदर। और इसकी टॉक्सिसिटीज़ के अंदर एक मेन पॉइंट है, क्या है, लिवाइडो रेटिकुलरस, ठीक है। ये 3-4 पॉइंट इसके आपने याद रखने हैं। इसके अलावा इसमें एंटी म्यूस्किनिक ड्रग्स भी देते हैं, यानी एसिटाइलकोलिन ब्लॉकिंग ड्रग्स देते हैं। तो आपने बस ये याद रखना है कि एंटी म्यूस्किनिक ड्रग्स भी पार्किंसंस के अंदर यूज़ होती हैं, इसका कोई इतना ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है। और बाकी आपने पढ़ ली हैं कि रेज़रपिन जो जो उनसे ड्रग्स करवाती थी पार्किंसंस, वो आपने पढ़ लिए। नेचुरली कैसे होता है वो भी आपको बता दिया गया है पार्किंसन। उसके बाद जो जो उनसे लीवोडोपा को कार्बिडोपा के साथ क्यों देते हैं वो भी हो गया। उसके बाद बाकी ड्रग्स एरगट्स कौन सी थी, नॉन एरगट्स कौन कौन सी थी, एरगट रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स कौन कौन से थे, और उसके बाद जो माओ इनहिबिटर से मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर वो कौन कौन से थे, और उनमें से न्यूरो प्रोटेक्टिव कौन सा था, और COMT इनहिबिटर कौन कौन से थे, और इनकी जो टॉक्सिसिटीज़ के अंदर 2 मेन पॉइंट है, हेपेटिक फेलियर और एक और था ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन। ये आपने पॉइंट्स आपने याद रखने हैं इस चैप्टर के अंदर। बस इसके अलावा आपने इस चैप्टर के अंदर आगे कुछ नहीं करना है।